नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही जरूरी संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पूरा विश्लेषण नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत के बिहार की अर्थव्यवस्था पर दिए गए विचारों पर आधारित होगा। तो ये सवाल अपने आप में ही बिहार की पूरी कहानी कह देता है ना? एक तरफ देखिए, देश की सबसे युवा आबादी, मतलब एक जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड जो किसी भी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकता है। और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि आर्थिक विकास के मामले में बिहार अभी भी संघर्ष कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि श्रीकांत इसके क्या समाधान बताते हैं। चलिए विश्लेषण में और गहराई से उतरने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2017 की परीक्षा से है और ये आज के टॉपिक से जुड़ी फिस्कल पॉलिसीज को समझने में हमारी मदद करेगा। इस सवाल पर जरा सोचिए, इसका जवाब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्री अमिताभ कांत के नजरिए को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को इन 6 हिस्सों में बांटा है। इससे हम बिहार की आर्थिक चुनौतियों और उनके समाधानों को एक के बाद एक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बिहार की जो विकास यात्रा है ना, वो एक बहुत ही निचले स्तर से शुरू हुई है। हाँ, ये सच है कि पिछले 15-20 सालों में राज्य ने काफी तरक्की की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार का लगभग पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेस और मिनरल वेल्थ वाला इलाका उसी नए राज्य में चला गया। इस एक झटके ने बिहार को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बना दिया, जहां से एक नई शुरुआत करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्रीकांत के मुताबिक बिहार की तरक्की के रास्ते में 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये वो गहरी जड़ें हैं जो राज्य को अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने से रोक रही हैं। ये 3 बाधाएं हैं: कमजोर प्रशासनिक क्षमता, लेबर फोर्स में एक बड़ा असंतुलन और राज्य के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके जरा डिटेल में समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है राज्य की कमजोर एडमिनिस्ट्रेटिव और इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। देखिए, श्रीकांत एक बहुत ही पते की बात कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता। असली विकास तब होता है जब एक स्थिर और भरोसेमंद प्रशासनिक माहौल हो, जहां कानूनों का सख्ती से पालन हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स की इज्जत हो और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में फालतू की देरी ना हो। जब फैसले लेने में ही अनिश्चितता हो और काम बहुत धीमा हो तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने का रिस्क क्यों लेगा? और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये बिहार की दूसरी बड़ी चुनौती को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये सोचने में भी थोड़ा हैरान करने वाला है कि आज भी बिहार की लगभग 86% वर्कफोर्स सीधे सीधे खेती किसानी के काम में लगी है। अब इसमें समस्या ये है कि ये सेक्टर लो प्रोडक्टिविटी वाला है, जिसमें बड़े पैमाने पर छिपी हुई बेरोजगारी है। तो जब राज्य की इतनी बड़ी आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक कम आमदनी वाले सेक्टर पर निर्भर होगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाना और इकोनॉमी में विविधता लाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तीसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में बिहार में नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन और पावर ग्रिड जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। लेकिन इस निवेश का पूरा फायदा तब तक नहीं मिल सकता जब तक राज्य सरकार कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पूरक ढांचा तैयार नहीं करती। जैसे मान लीजिए एक नया हाईवे तो बन गया, लेकिन अगर उस हाईवे से इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें ही नहीं हैं या उद्योगों को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली नहीं मिलती, तो उस सेंट्रल इन्वेस्टमेंट का असर बहुत सीमित रह जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन गहरी समस्याओं का हल क्या है? श्रीकांत के विश्लेषण का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि बिहार की समस्याओं का समाधान और ज्यादा पैसों में नहीं, बल्कि बेहतर गवर्नेंस यानी बेहतर शासन में छिपा है। बिहार को किसी भी और चीज से पहले अपनी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी को युद्ध स्तर पर मजबूत करना होगा। ये जो कथन है, ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। श्रीकांत इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट कहते हैं, यानी लागू करने की क्षमता में कमी। उनका तर्क साफ है कि बिहार को केंद्र से और 15वें वित्त आयोग से पैसा तो काफी मिला है, लेकिन असली समस्या उस पैसे को असरदार तरीके से, समय पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के इस्तेमाल करने की क्षमता में है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस धीमे, पेचीदा और अपारदर्शी होते हैं तो अच्छी से अच्छी योजना भी जमीन पर उतरने में फेल हो जाती है।
अच्छा, तो इस इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट को दूर करने के लिए एक बहुत ही ठोस 100 दिनों का एक्शन प्लान सुझाया गया है। इस प्लान का हर एक पॉइंट सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस करता है। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण जमीनी विवादों को कम करेगा, एक ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्टर्स को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाएगा, और डैशबोर्ड पर आधारित मॉनिटरिंग ये पक्का करेगी कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। ये वो सुधार हैं जो तुरंत एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। तो एक बार जब शासन की नींव मजबूत हो जाए तो अगला कदम होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना। और इसके लिए एक साफ सुथरा रोडमैप बनाना होगा। अच्छी बात यह है कि बिहार को इसके लिए कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के ही दूसरे सफल राज्यों के मॉडल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य जो कभी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, आज इन्वेस्टमेंट के हब बन चुके हैं। उनकी सफलता का राज कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, पॉलिसी में स्थिरता, जिससे इन्वेस्टर्स को भरोसा मिलता है। दूसरा, एक मजबूत और जवाबदेह प्रशासनिक मशीनरी। और तीसरा, प्रोजेक्ट्स का तेजी से इम्प्लीमेंटेशन। बिहार के लिए सबक बिल्कुल साफ है। इन्वेस्टर्स को सिर्फ सब्सिडी नहीं चाहिए, उन्हें एक भरोसेमंद और कुशल कारोबारी माहौल चाहिए। राज्य की जो सेंट्रल इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, उसका एक ही और बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए: खेती के बाहर अच्छी नौकरियां पैदा करना। इसके लिए बिहार को अपनी युवा आबादी का फायदा उठाना चाहिए और कपड़े, जूते और खिलौने जैसे लेबर इंटेंसिव उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश और वियतनाम ने सफलतापूर्वक किया है। इसके अलावा बिहार की कृषि उपज को देखते हुए फूड प्रोसेसिंग में, इसके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखते हुए टूरिज्म में, और इसकी लोकेशन को देखते हुए सर्विस और लॉजिस्टिक सेक्टर में विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, जीविका जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क ने बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव में बहुत ही शानदार काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन श्रीकांत एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं कि ये समूह अकेले राज्य की अर्थव्यवस्था को नहीं बदल सकते। इनका असर अभी भी बहुत छोटे पैमाने पर है। इनकी असली और लॉन्ग टर्म सफलता तभी पक्की होगी जब इन समूहों के बनाए प्रोडक्ट्स को बड़े बाजार से जोड़ा जाए और उन्हें फॉर्मल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाया जाए। अब हम अपनी चर्चा के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आ गए हैं: आत्मनिर्भरता का रास्ता। कोई भी राज्य लंबे समय तक सिर्फ केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहकर विकास नहीं कर सकता। बिहार को तुरंत अपने खुद के रेवेन्यू सोर्स को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वो अपनी विकास की जरूरतों को खुद पूरा कर सके। यहाँ स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा टैक्स की दरें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि उससे तो ग्रोथ रुक सकती है, बल्कि असली रणनीति है आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाना। सोचिए, जैसे जैसे नए उद्योग और सर्विसेज बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा फॉर्मल सेक्टर में आएगा, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का कलेक्शन तो अपने आप बढ़ जाएगा। इसके साथ ही शहरों में दी जाने वाली सुविधाओं पर सही यूजर चार्ज लगाना और प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में सुधार करना, ये भी राज्य की तिजोरी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के उन खास पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं, जो मेंस परीक्षा में उत्तर लिखने में आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। जब भी मेंस एग्जाम में बिहार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा कोई सवाल आए, तो आप अपने जवाब की शुरुआत इन 5 मूलभूत चुनौतियों के जिक्र से कर सकते हैं। ये दिखाएगा कि आपको मुद्दे की गहरी समझ है। ये 5 चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दुष्चक्र बनाती हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से आगे का रास्ता दिखाती है। चुनौतियों को बताने के बाद एक अच्छा जवाब हमेशा प्रैक्टिकल समाधान भी देता है। आप इन 5 प्रमुख पॉलिसी सुझावों का जिक्र कर सकते हैं, जो श्री अमिताभ कांत के विश्लेषण पर आधारित है। ये आपके जवाब को एक बैलेंस्ड और फ्यूचर लुकिंग नजरिया देगा। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। इसका सही जवाब है बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजकोषीय घाटे और कर्ज को कम करके देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी टूल हो सकता है, लेकिन ये इस एक्ट का कानूनी तौर पर परिभाषित उद्देश्य नहीं है। इस पूरे विश्लेषण से जो हमने सीखा है, उसे और पक्का करने के लिए ये रहा आज की चर्चा पर आधारित मेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम सभी को ये सुझाव देंगे कि इस सवाल पर 250 शब्दों में एक जवाब लिखने की कोशिश जरूर करें। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग स्किल दोनों ही बेहतर होंगी। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।